हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम आ गए फिर से अपनी कामयाबी, यानी कि हम सबसे पहले जब चैप्टर समझेंगे तभी तो हम एग्जाम्स दे पाएंगे और तभी कामयाब हो पाएंगे। हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिशों के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में जो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 5th के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। पुस्तक है हमारी रिमझिम क्लास 5th की और पाठ है हमारा 13 स्वामी की दादी। ये एक कहानी है, ठीक है। किस तरीके से दादी और पोते में बात होती है और दोनों ही अपनी बात को रख कर बताना चाहते हैं, एक दूसरे की बात को कम समझते हैं और अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। बड़ी ही प्यारी सी है दादी और पोते के बीच की कहानी। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या है, बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। यानी कि बैठक यानी आपका ड्राइंग रूम और भोजन कक्ष यानी कि डाइनिंग रूम, इन दोनों के बीच में एक गलियारा या एक पैसेज था। वहां पर दादी अपने सारे सामान के साथ वहीं पर रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा, एक बड़ा सा बक्सा था, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे, एक छोटा सा पानदान टाइप का। तो ये सब उनका था जिसको लेकर वो वहां पर रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। मतलब रात का खाना हो गया, पूरे दिन की थकान है और दादी के पास आकर उनकी गोद में लेटा हुआ था। अब दादी चूंकि वो लौंग इलायची खाती थी तो वो सुगंध उनके पास से आती थी, तो वो सुगंध में वो लेटा हुआ बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला। खुश था तो वो क्या बोलता है, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो उनके दोस्त थे राजम और मणि, किस तरीके से वो दोस्त थे और फिर किस तरीके से दुश्मन बन गए, इसकी पूरी कहानी राजनाथन ने जो है अपनी दादी को सुना दी। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। तो जो है ना, स्वामीनाथन जो है वो अपनी दादी को बताता है कि उसके पास पुलिस की सही की वर्दी है। तो दादी पूछती, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए भला, वो तो बच्चा है। तो दादी ने पूछा इससे। तो उसके पिताजी पुलिस अधीक्षक है, यानी कि उसके पापा किसमें है, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई कि मतलब इतने बड़े अफसर का बेटा है, तो उनको भी बड़ा इंप्रेसिव लगता है। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। अब जब उनको पता चला कि भाई इनके दोस्त के इतने बड़े ओहदे पर पिताजी हैं, तो उन्होंने स्वामीनाथन के दादाजी जब सब मजिस्ट्रेट थे यानी कि जज थे, तो उनकी कहानी सुनानी दादी ने शुरू कर दी। जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, मतलब मजिस्ट्रेट के पुलिस वाले नहीं, चुपचाप खड़े रहते हैं पहरेदारी करते हुए, उनसे डट कर खूंखार से खूंखार तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़म गड़म करती गई। अब स्वामीनाथन उनकी सुनाई कहानी सुन रहा था और इंतजार कर रहा था किसी तरह इनकी कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि उसे अपनी बात कहनी थी। मगर दादी कभी ये किस्सा सुनाती, कभी वो किस्सा सुनाती। अब वो बोलती जा रही, वो चुप ही नहीं हो रही थी। बस काफी है दादी। अब अंत में वो क्या बोलता है, बहुत हुआ दादी। उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते थे। अब इधर क्या है, वो अपनी बात बताना चाहता है कि राजम के बारे में, राजम को कितने नंबर मिलते हैं मैथ्स में। वो सारी बातें अपनी दादी को बताना चाहती और दादी उधर अपनी कहानी सुना रही थी। सारे नंबर मिले होंगे है ना, दादी ने पूछा। दादी ने बोला उसको सारे के सारे नंबर, मतलब उसे 10 out of 10 या 50 out of 50, मतलब पूरे नंबर उसको मिल जाते होंगे।
अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते थे, यानी कि 100 में से उसको 90 मार्क्स मिलते थे। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। तो अब क्या बोलते, उसने बताया कि स्वामीनाथन ने बताया कि राजम को जो है 100 में से 90 मार्क्स मिलते थे। तो दादी बोलती कि तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और उसके जितने नंबर लेकर आने चाहिए। तो वो बोलती कि पता है तुम्हारे जो दादाजी है ना, वो ऐसे सवालों के ऐसे ऐसे जवाब लिखते थे कि जो एग्जामिनर यानी कि कॉपी चेक करते थे वो देखकर दंग रह जाते थे। और लिखने में इतना कम समय लेते थे, लोग लिखने में बहुत ज़्यादा समय लेते थे और ये बहुत ही कम समय में सारे जवाब लिख दिया करते थे दादाजी। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन में उनको 200 मार्क्स मिल जाते थे। इतने ज़्यादा उनके टीचर्स जो हैं वो खुश हो जाया करते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। तो जब MA किया था तो बहुत बड़ा मेडल उनको मिलता है कहते हैं डिग्री के साथ में। तो इतना बड़ा था कि बहुत सालों तक मैंने, यानी कि दादी बोलती है कि मैं उसको गले में पहनकर घूमती रही थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और तो अब क्या है, वो मेडल अब उन्होंने पहना हुआ था। अब उन्हें वो बोलते हैं कि नहीं, वो मेडल मैं बहुत दिन तक पहनती रही। अब चूंकि वो बूढ़ी हो गई दादी, तो उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने कब उतारा। तो पहले वो बोलती कि जब बुआ पैदा हुई तब। कहते नहीं, जब तुम्हारे पापा पैदा हुए तब। कहती नहीं, मैं पहले ठीक कह रही थी, बुआ जब पैदा हुई तब। और अब वो कहाँ है? वो मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया था और तुम्हारी बुआ ने उसे गलवा कर सोने की 4 चूड़ियां बनवा ली। तो बाद में वो कहती हैं कि मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि बुआ जो है तुम्हारी सबसे महामूर्ख रही है। इतना अच्छा मेडल और उन्होंने गलवा दिया। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ बोलो। अब वो दादी की कहानियां सुन के बोर हो रहा था स्वामीनाथन। तो अंत में दादी को टोक देता है, अरे दादी बस करो, मैं तुम्हें राजम की कहानी सुना रहा हूं और तुम मुझे पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। तो मैं आपको राजम की कहानी। तो दादी बोलती हाँ बोलो, तुम राजम की बात बताओ। तो दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का था। तो राजम बोलता कि छोटा सा बच्चा शेर मारा? तो उन्होंने बोला भाई बड़ा बहादुर। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू करी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिराया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अब उसने जब बताया स्वामीनाथन ने कि राजम जब छोटा था तो उसने शेर से मारा, तो दादी बोलती भाई बहुत बहादुर था। तो वो बोलता नहीं, आप ऐसे मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो, आपको भी यकीन नहीं आया। मैं अब वो कहानी सुनाता हूं जिसमें राजम ने शेर को मारा था। तो वो क्या होता है कि पिताजी और जंगल गए, वहां पे 2 शेरों ने हमला किया, एक पिताजी पे, राजम थे। राजम दौड़ के जो है झाड़ी में छिप गया और वहीं से गोली मार के शेर को मार दिया। जब कहानी खत्म होती है तो स्वामीनाथन दादी से पूछता है, दादी तुम सो गई क्या? भाई उसको ऐसा लगा सो गई। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी बोलती नहीं, मैं सोई नहीं थी। तो उसने क्वेश्चन पूछा, जो उसने कहानी सुनाई थी ना, तो उस पर क्वेश्चन कि बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो उसने क्या बोला दादी ने कि 2 शेर आए थे और दोनों ही राजम से झपटे थे। तो दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। अब स्वामीनाथन गलत जवाब सुनकर चिढ़ जाता है, कहता मैं तुम्हें इतनी अच्छी कहानी सुना रहा हूं, तुम नींद में उलझुल करती हो। मैं पर जानता हूं तुम्हें क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। अब क्या है, तो दादी ने स्वामीनाथन को खुश करने के लिए क्या बोलते हैं कि नहीं, राजम बहुत ही प्यारा लड़का, जबकि दादी ने आज से पहले राजम को कभी देखा ही नहीं था। तो कैसे उन्होंने बोला, वो उसको स्वामीनाथन को खुश करना चाह रही थी। फिर उन्होंने बोला, अच्छा तो तुम्हें जो है शेर की कहानी पे इंटरेस्ट नहीं आया, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो दादी तो आगे क्या बोलता है, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी बोलती कि नहीं, तुमने जो जो बात बताई मैं उस पर सब पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भर कर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उससे झूठा झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। फिर आगे क्या बोलता है कि अगर मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि मुझे सच सुनना ही पसंद आता है। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिनसे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनी थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब क्या हुआ, दादी ने जब ये सच झूठ की बात बोली तो दादी ने बोला कि मैं तुम्हें राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ। किस तरीके से राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य का पालन करने के लिए अपना सिंहासन, राजपाट, पत्नी, बच्चे सब छोड़ दिए थे और अंत में जब उन्होंने सच्चाई बोली, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, तकलीफें सही, तो अंत में उन्हें सब कुछ वापस मिल जाता है। तो ये कहानी अभी आधे में ही पहुंची थी कि राजन जो है वो स्वामीनाथन जो है वो खर्राटे लेने लगता है, वो सो जाता है और दादी भी रुक रुक कर कहानी सुनाने लगती हैं। क्योंकि उन्हें भी धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो इस तरीके से दादी और पोते के मध्य जो प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है R.K. नारायण ने और इसे हिंदी में अनुवादित किया है मस्तराम कपूर जी ने। तो ये कहानी हमको बताती है कि रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, किसी के भी हों। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ समय बिताइए। यकीन मानिए उनके साथ समय बिताने में आपको बहुत मजा आएगा और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अब इसी कहानी ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसी में हमारे पास कुछ कार्टून्स भी दी हैं। अब हम उन कार्टून्स को देखते हैं और प्यारी प्यारी सी कार्टून्स के साथ थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं। तो हमारी बुक में ऐसे कुछ कार्टून्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए। भाई चैप्टर तो हमने समझ लिया, तो अब कार्टून समझते समझते थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो क्या है हमारी कार्टून, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गोलू की कार्टून दी हुई है। क्या है, गोलू देखो ये खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अब एक व्यक्ति जो है वो गोलू से बोल रहा है कि शीशा गंदा हो गया, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम इसे साफ कर दो। अरे यह तो साफ ही नहीं हो रहा। अब उसने बोला, वो जो आदमी था उसने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो जब तक मैं आता हूं तुम इसको साफ कर लेना। अब वो गया, अब गोलू उस शीशे को साफ करने लगा। अब जब साफ करने की कोशिश कर रहा है तो वो साफ ही नहीं हो रहा, जो काला काला जमा हुआ है शीशे के ऊपर। अधिक ताकत लगानी पड़ेगी ये इस तरीके से टूट गया। उसने खूब ताकत लगाई कांच में और शीशा टूट गया। इस तरीके से देखो यहाँ पर होल हो गया शीशे में। अब गोलू ने क्या किया, जब उसमें होल हो गया तो उसने पूरी ही शीशे की खिड़की तोड़ दी। ये देखो इस तरीके से पूरा उसने खिड़की ही तोड़ दी। अब आगे क्या,
अब वो आदमी, उसने जितने शीशे उसने तोड़े थे वो सारे शीशे उसने एकदम साफ कर दिए, पूरे जितना तोड़ के उसे साफ किया था। अब वो आदमी जो बाहर गया था शीशा साफ करने के लिए बोल के, वो वापस आ गया। वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया है, बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब वो उस व्यक्ति को लगा कि उसने शीशा साफ कर दिया, जबकि उस जगह तो कुछ था ही नहीं, उसने तो शीशा ही तोड़ दिया था। और गोलू को मजा, चमका नहीं है, पूरी तरह साफ कर दिया है। उसने बोला चमका नहीं है, साफ कर दिया, मतलब पूरा शीशा ही हमने तोड़ दिया है। अब आगे आते हैं डब्बू जी। डब्बू जी की क्या कहानी है देखते हैं। मेरे पापा ने बर्फ के पाइप का एक ऐसा खरा चित्र बनाया, बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा चित्र बनाया कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगे। अब एक बच्चा बोलता है कि मेरे पापा जो है बहुत अच्छा चित्र बना लेते हैं, उन्होंने ऐसा बर्फ का पहाड़, बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ का चित्र बनाया कि जिसको देखकर लोगों को ठंड लगने लगी। तो यह तो कुछ भी नहीं। अब डब्बू बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। क्या? मेरे पापा ने तो एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। तो उसने क्या बोला कि उन्होंने इतना रियल चित्र बनाया कि उस आदमी की दाढ़ी हर दो दिन में बढ़ जाती है और हमें उसको शेव करना पड़ता है। अब चित्र होगी तो दाढ़ी कैसे शेव करनी पड़ेगी, सोचो जरा। तो दोनों ही क्या थे, यहाँ पर फेंक रहे थे, पूरी तरीके से लंबी लंबी फेंक रहे थे। अब आगे क्या है कार्टून में, फिर से गोलू का ही हमारे पास एक कार्टून आया है। गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। अब गोलू की मम्मी बोलती है कि बाजार से सब्जी लेकर आओ। वो हरी सब्जी लेने के लिए मार्केट जाता है और वहां से खरीद के ले आता है। शॉपकीपर उसको बोलता है लो बेटा पैसे भी लीजिए। जो है गोलू जो है उनको पैसे भी दे देता है शॉपकीपर को। फिर उसके बाद वो थैला रखकर और पैसे दे रहा होता है और इधर पीछे से गाय जो है वो उसकी सब्जी खा जाती है। अब वो बेचारा चौंक गया, मम्मा हमने तो पैसे भी खर्च कर दिए, अब तो सब्जी नहीं बची और सब्जी तो गाय खा गई। अब वो बेचारा करता क्या, सब्जी बची नहीं, पूरी तरीके से उसके बैग से सब्जी खा गई गाय। अब क्या, अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाए। अब गोलू जब थैला लेकर घर पहुंचा तो उसकी मम्मी बोलती कि तुम हरी सब्जी लेकर क्यों नहीं आए हो, लेकिन हरी सब्जी तो उसने ली थी और वो तो गाय खा गई थी। तो क्या कहता, सब्जी इस गाय के पेट में है, मतलब मैंने ली थी मगर ये खा गई और सारी सब्जी इसके पेट में चली गई है। फिर नेक्स्ट आता है डब्बू जी। अब डब्बू जी का क्या है देखिए, तो आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और खा लूं तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं बचूंगा। तो नेताजी कहते हैं कि इतना अच्छा टेस्टी खाना बना था कि एक लुकमा यानी कि एक बाइट में और खा लूं तो इतना पेट भर जाएगा कि अब मुझे भाषण देना है तो मैं भाषण भी नहीं दे पाऊंगा, मतलब स्पीच देनी थी उनको। तो कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो। तो दूसरे जो नेता होते हैं, जो नहीं चाहते होते कि वो भाषण दें, तो वो क्या बोलते हैं, इन मियाँ साहब को जिनका पेट भर गया है इनको एक लड्डू और दे दो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो भाषण ना दे, उनकी जगह भाषण वो दे। तो वो कहते हुए निकल जाते हैं कोई इन्हें एक लड्डू और खिला दो ताकि ये भाषण नहीं दे पाए। तो ये हमारी छोटी सी चुटकुले थे दो तीन जो कार्टून के जरिए हमारे सामने प्रदर्शित किए गए थे हमारी किताब में। अब आते हैं हम आगे हमारी पुस्तक के आसपास, अर्थात अब इसके आगे जो हमारे पास चैप्टर आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ नॉलेज यहाँ पर छोटे से समरी में लेंगे। किस चीज से रिलेटेड आ रहे हैं, क्या है, ये चीज हम यहाँ पर समझेंगे। तो क्या दिया है, कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मजा आता है। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है, हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीजें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल तलैये, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर, गांव में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आते हैं। अब क्या है ये पर्यावरण, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। तो अब ये क्या चीज होती है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप से, हम सभी वो पर्यावरण का हिस्सा ही हैं। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कहने को ये एक छोटा सा शब्द है पर्यावरण, लेकिन इसके अंदर समाया पूरी सृष्टि है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जीवन ही इस पर्यावरण के कारण ही संभव है।
अगर पर्यावरण नहीं होता तो यहाँ जीवन भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर बनाती हैं उसी की वजह से हम यहाँ पर जीवित हैं। इवन हम भी इस पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग है, मतलब एक छोटा सा भाग भर है, पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मना कि हम एक छोटे से हिस्से हैं, मगर हमारे द्वारा इस पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घरों में धीरे धीरे समझना चाहिए। तो अब क्या है, पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम पर कैसे असर आएगा। अब देखिए, आप छोटे हैं लेकिन आप अभी तक इन चीज़ों को समझ चुके होंगे कि पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। यही हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वो हवा में मिलने वाला प्रदूषण हो, चाहे पानी में मिलने वाला हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। और अगर पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि आप देखते हैं बेमौसम बहुत ज़्यादा बारिश, बेमौसम कभी जब ठंड नहीं पड़नी चाहिए तो ठंड पड़ती है, जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए तो बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, एकदम बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं आप देखिए सुनामी आती है, तूफान आते हैं। ये सुनामी तूफान पहले भी आते थे लेकिन कभी 10-12 साल में एक बार, लेकिन अब क्या होता है, अब हर साल एक बड़ा तूफान आता है जो समुद्री तटों से टकराता है। तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही जो है मौसम के चक्रों में बदलाव हो रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सतर्क हो जाएं और साथ साथ अपने साथ रहने वाले बहुत से लोगों को इसको सतर्क करना सिखाएं कि पर्यावरण के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। ये भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियां खुद भी सीख सकेंगे। तो अब जो आगे आने वाले हमारे पास पाठ हैं वो हमें पर्यावरण के बारे में सिखाएंगे और साथ ही बहुत ही नई नई जानकारियां भी हमको देंगे। जैसे पहला पाठ है हमारे पास में, बाघ आया उस रात। कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है, पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो जो पाठ हम पढ़ेंगे, यानी कि जो कविता हम पढ़ेंगे, बाघ आया उस रात, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बाघ जो है आ जाता है और उसके परिवार के बारे में हमें बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो हमारे पर्यावरण से बाघों की संख्या बहुत हद तक कम हो चुकी है। इनके शिकार में मनाही है, लेकिन चोरी छिपे अभी भी बाघों का बहुत शिकार किया जा रहा है और ये हमारे पर्यावरणीय चक्र के लिए बहुत आवश्यक है इस जीव का होना। तो ये हम इस पाठ में सीखेंगे कि बाघ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। तो ये जो पाठ आएगा एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, इसमें किस तरीके से एक शेर बीमार पड़ता है और उसको भी गोलियां देकर किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी पाठ इसी बात का उदाहरण है। तो बिशन की दिलेरी पाठ में हम देखेंगे कि बिशन कितनी दिलेरी के साथ तीतर की रक्षा करता है, घायल तीतर को बचाता है और किस तरीके से शिकारी ना जाने कितने तीतरों को मार देते हैं, कुछ को खा लेते हैं, कुछ को सिर्फ खेल के लिए मार के तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं। ये सभी हम इस पाठ में देखेंगे और सीखेंगे कि शिकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास पाठ आता है पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया जाएगा। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। तो
ये जो हमारे पास पाठ आएगा पानी रे पानी, इसमें हम ये समझेंगे कि पानी का जल चक्र क्या होता है, किस तरीके से वो पानी होता है, वाष्पीकृत होता है और फिर हमारे पास हीट से जो है बादलों के ज़रिए फिर हमें पानी मिलता है। ये पूरा जल चक्र हम समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे जल संकट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में अगर हमने इस पानी को बचाकर नहीं रखा तो आगे पीढ़ियों को पानी का भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीने की पानी की कमी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। छोटी सी हमारी नदी, आगे एक कविता है। नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है, लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्र ठाकुर ने के पुश्तैनी घर और उनके ये बचपन की झलक हमें ये जोड़ो सांकों वाले घर नामक पाठ में मिलती है। तो किस तरीके से हम देखेंगे कि नदी क्या है, कितनी ज़रूरी हैं ये नदियाँ हमारे लिए और क्यों ये पूजनीय होती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पीने पानी काफ़ी हद तक इन्हीं के ज़रिए पूरी होती है। और फिर है जोड़ो सांकों वाला घर, इसमें हम देखेंगे कि पुश्तैनी घरों की कितनी अधिक कीमत होती है। चुनौती हिमालय की, फिर इसके आगे एक पार्ट है हमारे पास चुनौती हिमालय की। उसमें क्या है, पार्ट में हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। तो अब हमारा जो पार्ट है ना चुनौती हिमालय की, उस तरीके से हम वहाँ पर देखेंगे बहुत ऊंचे पहाड़ पे हमें लेके जाता है, बर्फ से ढका पहाड़ है और वहाँ पे अब जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं ऑक्सीजन की हमें कमी होती है और वहाँ पे वो ऑक्सीजन का हम कमी का सामना करेंगे और जहाँ पर 8 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पेड़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये एक कविता हम देखेंगे हम क्या उगाते हैं में। तो ये इतने पाठ हैं जो आगे हमारे पास आ रहे हैं। इन पाठों में हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और ना जाने क्या क्या मिलेगा, लेकिन पर्यावरण का यह दरवाजा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकेंगे। इतने बड़े लंबे चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे। तो अब देखिए ये जो पर्यावरण है, जो हम आगे के पाठों में हम इतने सारे जानवरों और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अगर इससे आगे पहुँचे तो हम सभी को पता है कि बहुत सालों पहले इस धरती पर डायनासोर रहा करते थे। कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, वो कितने मजबूत हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो सब कहीं ना कहीं लुप्त हो गए। तो क्या हम पर्यावरण के साथ बेकदरी करेंगे तो क्या हम बच पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो जैसे डायनासोर का अंत हुआ तो पर्यावरण की बेकदरी के कारण हमारा भी वैसा ही अंत हो। तो इसलिए हमें इस बेकदरी से बचना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये पर्यावरण अनमोल है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, इसे हमें बचाना है। और हर एक छोटे छोटे कदम के साथ हम इसको बचा सकते हैं। सबसे पहला कदम अगर हम उठाते हैं तो अपने घरों से उठाएं। बेवजह की बिजली मत जलाइए, कचरा इधर उधर मत फेंकिए। आपको जैसे जैसे आप आगे कदम बढ़ाएंगे, सबसे पहले हमें घर से शुरू करना है, तो घर से शुरुआत आप करिए। तो हमने पर्यावरण के बारे में आगे हम पाठों में क्या जानेंगे, इसकी हल्की हल्की झलक हमने यहाँ आसपास में देखी। जो हमने कहानी पढ़ी ना, उससे क्या है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। जब राजम ने बताया था ना कि उसने एक शेर मारा, तो दादी भी बोलती हैं अरे ये तो बहुत ही बहादुर लड़का है। तो राजम ये बोलता है कि नहीं नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपने ये मुझे खुश करने के लिए बोला है। तो राजम को ऐसा क्यों लग रहा था, क्या कारण था? तो क्या था, दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। एक्चुअली उससे वो पहले कभी मिली ही नहीं थी, तो जानने का सवाल ही नहीं उठता। तो कैसे ऐसे दादी ने बोल दिया कि वो बहुत बहादुर है, तो इसीलिए जो है स्वामी को ये चीज़ लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। जो उसके दादाजी को मेडल मिला था उसको उन्होंने पहले तो खूब पहना और फिर पहनने के बाद वो उसकी बुआ को दे दिया था, यानी कि स्वामी की बुआ को दे दिया था। स्वामी की बुआ ने उस मेडल को पिघलाकर अपने लिए चूड़ियाँ बना ली।
तो दादी ने बोला, मैं तो बोलती थी सारे खानदान में सबसे महामूर्ख है। तो दादी ने ऐसा क्यों कहा था? तो मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियां बना ली। अब देखिए, हमारा अचीवमेंट होता है, आप लोगों को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, सब मिलता है आप लोगों को। अगर मम्मा उनका ध्यान न रखे, इधर उधर डाल दे, फेंक दे, तो कितनी बुरी बात हो जाएगी ना। मम्मा हमेशा आप लोगों के मेडल सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अचीवमेंट से, आपने इतना अच्छा काम किया है, जो आप लोग को ट्रॉफीज मिलती हैं वो घर में मम्मा सजा के रखती हैं। तो ये आपका अचीवमेंट है और ये आपको ताउम्र आपके साथ रहेगा, आपके बच्चे उनको देखेंगे, तो मतलब बहुत आगे तक सब लोग देखेंगे और जानेंगे। इसलिए इन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बुआ ने क्या किया था, उस मेडल को पिलवा के चूड़ियाँ बनवा ली थी, तो वो उनकी निशानी तो चली गई ना उनके दादाजी की। तो इसीलिए दादी ने उन्हें महामूर्ख बोला था। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। अब यहाँ पे हमने स्वामी और उसकी दादी के बीच की बातचीत देखी। दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा तो जान ही गए। अब यहाँ पर आपको जो भी कैरेक्टर अच्छा लग रहा है उसके बारे में 10 लाइनें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया? स्वामी एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बातों पर ध्यान से नहीं सुनता है। तो किस तरीके से स्वामी जो है छोटा है, प्यारा है और अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। दादी को अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है और दादी उन्हें उसके दादाजी के बारे में बता रही है। तो उसे पुरानी कहानियों में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा और दादी अगर उसकी बातों को नहीं सुनती तो वो गुस्सा हो जाता है, जबकि खुद वो दादी की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। अब आगे है तुम्हारी समझ में। यहाँ पर आपको अपनी समझ से कुछ आंसर देने हैं। क्या दिया है? स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। स्वामी राजम को बहुत ही ऊंचा मानता था, बहुत अच्छा, बहुत ही बहादुर, सब कुछ मानता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजम इतना बहादुर था? क्या था? अगर हाँ, तो आप उसमें उसके तर्क में उत्तर दोगे क्यों आप उसे ऐसा मानते हो। और अगर आप नहीं लिखते हो नहीं, हम राजम को ऊंची चीज नहीं मानते, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे रहे, हाँ हम स्वामी की राय से सहमत हैं क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी। उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर भी मारा था। तो ये सारी बातें जो हमने राजम के बारे में पढ़ी, तो इससे पता चलता है कि वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, थोड़ा ऊंचा है। तो इस बात से हम सहमत हैं। फिर दूसरा प्रश्न आते हैं, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे क्योंकि अपने दोस्तों के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तो क्या है? स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। तभी तो राजम की सारी बातें बता रहा था और उन्हीं के साथ सो भी गया था। तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अब है कहानी हो तुम। क्या है? स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। ये एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या पूछा गया? किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? यानी कि उन्होंने बोला रौबदार सब्जेक्ट में। अब किसी व्यक्ति का रौब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत रौबदार है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रौब है या नहीं है? कैसे? किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। आप देखेंगे रौब ऐसे पता चलता होगा। आप अपने आसपास बहुत से लोगों को देखेंगे, नहीं तो आप टीवी पे भी देखते होंगे बहुत से लोगों को। अगर कोई व्यक्तित्व ऐसा है, थोड़ा आप देखने में ही रौबदार उसको लगेगा, साथ ही उसके साथ जो लोग बिहेव कर रहे हैं वो उसे बहुत आदर सम्मान दे रहे होंगे, उसके सामने झुक रहे होंगे, उसकी हर बातों को मान रहे होंगे, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी रौबदार व्यक्तित्व है।
उसके बाद इसी पे दूसरा है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। अगर आपने अपने आसपास किसी रौबदार व्यक्ति को देखा है तो आपको उनके बारे में लिखना है। क्या दिया है? हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल हैं, वह पुलिस में हैं, उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। तो एक तरीके से उनकी आवाज़ में, उनके पहनावे में, उनकी मूछों में, उनके चलने के तरीके में एक रौब दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब सुरक्षित महसूस करते हो? तो स्वामीनाथन को दादी के पास सुरक्षित महसूस, आप कौन सी सिचुएशन में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? किसके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? तो जिसके पास करते हैं उसी को लिखेंगे। जब हम अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हों उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कि आप सुरक्षित कब महसूस करते हैं? जब माँ बाप के पास होते हैं, और अगर मम्मी पापा के पास नहीं है तो वो आप सबसे असुरक्षित समय महसूस करते हैं। फिर है थर्ड, तुम इन हालात में कैसा महसूस करते हो? अब आपको यहाँ पर कुछ हालात दिए गए हैं, आप उन हालातों में कैसा महसूस करते हैं। जैसे पहला है दोस्त के घर में, आप दोस्त के घर में कैसा महसूस करते हैं? दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, मतलब हम वहाँ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। उसके दोस्त के घर में उसकी मम्मा हमको बहुत प्यार करती है, सब है, तो एक खुशी का माहौल चारों तरफ होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। जब आप पहली बार किसी के घर जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए अजनबी होता है, हम अभी तक जानते पहचानते नहीं हैं, तो उसका घर भी हमारे लिए अजनबी है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या है, थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है, अजीब अलग सा महसूस होता है। अब क्या है, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र में, जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं रेलगाड़ी से यानी कि ट्रेन से या बस से, तब आप कैसा महसूस करते हैं? रेलगाड़ी या बस के सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, एक खुशी होती है कि हम कहीं और जा रहे हैं घूमने के लिए, और साथ ही रेलगाड़ी और बस का सफ़र बहुत एंजॉय करने वाला होता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब कभी हम रेलगाड़ी से या बस से सफ़र करते हैं। फिर है अगली सिचुएशन, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, यानी कि आपके जो अध्यापक होते हैं उनके रूम में, आप जैसे प्रिंसिपल हैं उनके रूम में अगर आप जाओगे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो क्या है, जब हम मुख्य अध्यापिका के कमरे में जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है, यानी कि जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं हमें कहीं डांटने के लिए बुलाया है, कहीं कुछ हमसे पूछ लें, तो वो एक जो घबराहट और डर होती है वो लेकर हम उनके कमरे में दाखिल होते हैं। अब है पता करिए, क्या पता करना है? सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो यह है, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है, क्योंकि क्या था, उसके दादाजी स्वामीनाथन के वो सब मजिस्ट्रेट थे और पुलिस वाले भी उनके सामने झुकते थे, तो वो पुलिस विभाग में नहीं होता, वो मजिस्ट्रेट में होता है, जिन्हें जज बोला जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थाने का नाम क्या है, किस थाने के अंतर्गत है, पद है, एक तरफ आपको पद लिखने हैं, उस थाने के अंतर्गत कौन से पद हैं और उन पदों पे कौन लोग कार्यरत हैं। अब ये सभी आपको पता करने होंगे अपने एरिया के थाने से, यानी कि जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता करनी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अलग अलग तरीके से अपने अपने पुलिस थाने में जाकर उन लोगों के नाम पता करने पड़ेंगे, या पापा मम्मी के ज़रिए आप लोग पता कर सकते हैं। तो ये काम आप सभी के यहाँ पे आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे तालिका बनाएंगे ये ज़रूर देखिए। क्या है, हमारा घर थाना रोहिणी में आता है, तो अब आपका जहाँ पे भी आएगा आप वो लिखेंगे। बाढ़ के SHO इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही पद आते हैं, तो अब कैसे लिखेंगे, जैसे थाने का नाम है तो यहाँ हम लिख देंगे रोहिणी। फिर है पद और व्यक्ति का नाम, जैसे SHO श्री VK सिंह, इंस्पेक्टर श्री राजवीर राठी, सब इंस्पेक्टर श्री
के शर्मा, हवलदार श्री सुखवीर सिंह, सिपाही किशनपाल मीणा। तो आप सभी इस तरीके से एक तालिका बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी खुद अपने आप से पता करेंगे तब लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आती है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? क्या कारण है कि वो इस तरीके का एक बक्सा उन्होंने तैयार करके रखा है जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखती होंगी? तो क्या दिया, दादी अपने बक्से में लौंग, इलायची, सुपारी खाने के लिए रखती होंगी, क्योंकि उन्हें खाने के बाद ये सब चीज़ों को खाना अच्छा लगता होगा, इसलिए रखती हैं। फिर है प्रश्न संख्या 4, तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है, किन किन तरह से होता है? अब ये चीज़ें जो है ना, ये लौंग, इलायची, सुपारी, अब क्या ये सब चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं? और अगर होती हैं तो किस किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं? तो हमारे घर में इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ पुलाव बनता है तो पुलाव में इलायची, लौंग जाता है। साथ ही आप अगर मीठे चावल देखोगे तो उसमें इलायची होता है। मीठी खीर पड़ती है तो इसमें इलायची कूट के पड़ती है। तो अलग अलग तरीके से हर जगह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबे के सिक्के कैसे, किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही धातु मिला के तब तांबे का सिक्का बनाया जाता है, क्योंकि अगर खालिश तांबे से बनेगा तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा, उसको आराम से मोड़ा जा सकता है। लोहा इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ी मजबूती प्राप्त कर ले। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिलट आदि धातुओं से बने हो सकते हैं। इन चीजों के सिक्के बनते हैं। शब्दों की बात, अब जो शब्द हमारे पास आए हैं क्या है? नीचे पहले स्तंभ में रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। ऊल जलूल, कल्पना, चेतावनी। अब यहाँ पे आपको ऊल जलूल, कल्पना और चेतावनी से है जो वाक्य बनाने हैं। तो जैसे हमने यहाँ दिया, तुम ऊल जलूल मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब एक ही वाक्य में हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, चेतावनी का भी और ऊल जलूल का भी। फिर नेक्स्ट है, आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूखा भोजन, यानी कि यहाँ पर एक कल्पना का सहारा लिया गया है। फिर आते हैं, मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ। तो यहाँ पर एक चेतावनी दी जा रही है कि मलखान सिंह जो है वो एक डाकू है जो बहुत ही खूंखार है, इस बात को मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में यहाँ पर दिया है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। कुछ वाक्य दिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे पुलिस की वर्दी, काफ़ी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसे महामूर्ख। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची है। अब उन लाइन पे खिंचे हुए उनका लिंग क्या होगा, मतलब वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में, ये आपको बताना है। तो जैसे वर्दी, वर्दी क्या होगा? स्त्रीलिंग। अच्छा, आप लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानें। अगर कभी आपको इस चीज़ की दिक्कत पड़े ना, तो सिंपल एक तरीका बनाना, आप जो भी शब्द का आपको लिंग पता करना है उससे एक सेंटेंस बना लो, ठीक होगा। जैसे वर्दी है, पापा ने वर्दी पहनी है। अब हम ये नहीं बोलेंगे पापा ने वर्दी पहना है। तो अब यहाँ पर अगर पहनी है तो वो स्त्रीलिंग है, अब अगर पहनना है तो वो पुल्लिंग है। तो ये आप क्रिया किस अनुसार बदलती है आप इससे पता कर लोगे। जैसे पंखा चलता है, पंखा चलती नहीं है, तो पंखा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। हवा चलती है, हवा चलता नहीं है, तो हवा स्त्रीलिंग होगी। आप कभी भी सेंटेंस बना लोगे ना तो आप लिंग का तुरंत पता कर सकते हो कि ये लिंग कौन सी है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वर्दी है, स्त्रीलिंग। काफी बड़ा दफ्तर है, हम ये नहीं बोलते काफी बड़ी दफ्तर में हम काम करती है, तो यहाँ पर हम क्या होंगे? दफ्तर पुल्लिंग में आता है। फिर तांबे के सिक्के, सिक्के क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अपने सारे सामान, सामान क्या है? पुल्लिंग है। 10वां हिस्सा पुल्लिंग है, हिस्सा शब्द पुल्लिंग होगा। उस जैसा महामूर्ख, तो महामूर्ख क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है।
तो हमने आपको यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया कि उस जिस भी शब्द का आपको लिंग पता करना है, सिर्फ आपको उस शब्द से रिलेटेड एक वाक्य बनाना है। तो जो भी आपकी क्रिया निकलेगी उसी हिसाब से आप पता कर लोगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, मगर और भी आगे वीडियोस आने वाले हैं या हम करा चुके हैं, इन्हें आप कैसे देखोगे? तो इसके लिए आपको हमारे चैनल magnetsmin.com पे आना होगा। आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। फिर यहाँ दिखा है CBSE इंग्लिश मीडियम, आप इसे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आप सबसे पहले क्लास 5th को क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे 5th क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से जो है सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे क्लास 5th के। अब आपको हिंदी का देखना है, ये देखिए हिंदी का बना है वॉच नाउ, इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वॉच नाउ क्लिक किया, हमारे सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। अब आपको जो भी चैप्टर देखना है उसे क्लिक करेंगे। उसके सामने आपको जैसे क्लिक करेंगे 2 टॉपिक्स आएंगे, पाठ की व्याख्या या प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य। तो अब आपको जो भी देखना है उसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी आपके जो है क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो वो आपको टाइमली पता चलते रहे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाएगा। हमारे चैनल पर हम जितना भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं, मतलब जितना भी आपको जैसे क्वेश्चन आंसर्स, ये सब देखिए चैप्टर वाइज अरेंज है, 1 2 3 4 5। तो आपको कहीं पर भी आपको जैसे ही आप क्लास 5th पे जाओगे, आपको सारा चीज़ें सब्जेक्ट वाइज, फिर आप सब्जेक्ट खोलोगे तो आपको बुक वाइज, चैप्टर, आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलती है। कहीं पर भी आपको एक वीडियो देखने और उसके बाद रिलेटेड वीडियो देखने में कहीं इधर से उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटली अरेंज है, आप फटाफट इसको देख सकते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।